गुड इवनिंग, वेलकम टू देवद गेट इजी। आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन से कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन की, जिसमें और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होने वाले हैं। देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पे आपको बिलीव करके चलना पड़ेगा कि जो जिस हिसाब से तैयारी चल रही है वही सही है। बस आप जितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं देवद गेट इजी के साथ, वो सारे लोग पूरे पैशन के साथ अपना 100% देकर तैयारी करो। बस ये ध्यान रखना कि जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है अभी तक, वो कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं चाहिए, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो वीडियो पहले रिलीज़ हो गए हैं वो वीडियो आपने एक बार देख लिया तो समझ गए। जैसे मैथमेटिकल ग्राफ हमने डिस्कस किया था, स्ट्रेन एनर्जी डिस्कस किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया था। ये आपको लॉन्ग टर्म तक यूज़फुल रहेंगे, लॉन्ग टर्म तक आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होगी कि आपको रिपीट बार बार उसको करना पड़ेगा। जैसे होता नहीं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गेट में यही होता है भाई, प्रैक्टिकल। जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगी। अगर आप ये हो गए कि सर ने जो पढ़ा दिया वो हमें समझ में आ गया है, आप बिलीव करो, मैंने आपको अभी तक जितने वीडियोस रिलीज़ किए हैं, अगर मैं उसमें से क्वेश्चन पूछ लूँ तो आप नहीं बता पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बार बार आप परेशान मत होइए कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मेरी टेंशन है। आपकी टेंशन क्या है कि जो मैंने आपको डिलीवर कर दिया है वो आपको नहीं भूलना चाहिए। बस अगर आप इसके लिए तैयार हैं कि जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया है वो आपको नहीं भूल रहा है, तो बिलीव करो रिजल्ट कन्वर्ट होने में देर नहीं है। ठीक है, आज हम 11th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये है स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड। क्या कहता है कि अ स्टेप्ड स्टील शाफ्ट। स्टेप्ड स्टील शाफ्ट का क्या मतलब है? एक स्टील की शाफ्ट है जो स्टेप्ड है, मतलब कि कुछ स्टेप में है। ऐसा नहीं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके बाद कुछ अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका चेंज हो तो वो स्टेप्ड स्टील शाफ्ट कहलाती है। ठीक है, अ स्टेप्ड स्टील शाफ्ट शोन बिलो इज सब्जेक्टेड टू 10 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये कह रहे हैं कि ये जो स्टील शाफ्ट है ये 10 न्यूटन मीटर टॉर्क से सब्जेक्टेड है। अब 10 न्यूटन मीटर टॉर्क लग कहाँ रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ पे। 10 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है शाफ्ट के बिल्कुल एंड पे दिखा रहा है। ध्यान से समझना, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं एक एक चीज़ों को फोकस करके बता रहा हूँ। इफ़ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 80 गीगापास्कल। मैंने बार बार आपको बताया है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है। जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में E। क्या होता है? एक्सियल स्ट्रेस अपॉन में एक्सियल स्ट्रेन। वैसे ही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है? शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हमने क्या बात की है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। किस चीज़ की? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसका मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है 80 गीगापास्कल की, ये किस चीज़ की वैल्यू दी हुई है? G की। अब कह रहे हैं द स्ट्रेन एनर्जी इन द शाफ्ट इन न्यूटन mm। देखो, क्वेश्चन की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस यूनिट में वो पूछ रहा है। पहले तो उन्होंने ऑप्शन भी दे दिया था। ये 2007 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गेट 2007 का। लेकिन अब के क्वेश्चन में इसमें यूनिट भी नहीं देते, ये ऑप्शन नहीं देते। आपका आंसर सही है कि नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस पे, आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस की है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूनिट वगैरह। कई बार आपका आंसर न्यूटन इंटू मीटर में आ रहा है और आपने पूरा एफर्ट लगाया, आंसर सही है, लेकिन फिर भी वो गलत हो जाता है क्योंकि ऑप्शन जैसे पूछ रहा है, गेट जैसे चलाता है, स्टूडेंट को वैसे ही चलना पड़ता है। जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते, वो फंस जाते हैं। नॉलेज होने के बावजूद आप कन्वर्ट नहीं कर पाते रिजल्ट, उसका यही कारण होता है कि गेट के अकॉर्डिंग आप नहीं चल पाते। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है। अब इन्होंने स्ट्रेन एनर्जी पूछा है इसमें स्टेप्ड शाफ्ट में। ठीक है, कैसे निकालोगे स्ट्रेन एनर्जी? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि अगर किसी चीज़ पे टॉर्क लग रहा है तो उसकी स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है। जब मैंने बताया था कि अगर किसी बॉडी पे कोई बार है आपका, इस पर टॉर्क लग रहा है तो इसकी स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? इसकी स्ट्रेन एनर्जी होती है T² L अपॉन में 2GJ।
बताया था मैंने। अगर स्ट्रेन एनर्जी नहीं पढ़ा है तो आपको समझ नहीं आएंगी ये चीज़ें। स्ट्रेन एनर्जी पढ़ने के लिए यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे वो वीडियो देखिए स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड, किस चीज़ में कौन सी स्ट्रेन एनर्जी निकलती है। अब पहला कॉन्सेप्ट ये था कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, कौन सा फार्मूला होता है। जिसको नहीं पता वो इसको नहीं कर सकता, इसलिए ये फार्मूला आपको रटा होना चाहिए। अगर टॉर्क हर जगह सेम है तो T² L/2GJ हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मान लो ये बार है, यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे टॉर्क लग रहा है T, तो भाई इस पूरी लेंथ पे टॉर्क T लग रहा है। इसका मतलब कि इस स्टेप्ड बार में इस वाले बार पर भी टॉर्क T लग रहा है और इस वाले बार पर भी टॉर्क T लग रहा है। ध्यान से समझना, क्योंकि अलग अलग बार का अलग अलग स्ट्रेन एनर्जी आप निकालोगे। क्यों निकालोगे? क्योंकि J चेंज है, टॉर्क सेम है, लेंथ सेम है, G भी सेम है, लेकिन J चेंज है। J क्या होता है? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैंने आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्कशन किया था। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो आपका सर्कुलर है, तो इसका I/X हो गया, ये I/Y हो गया, तो I/Z क्या हो जाता है? I/X प्लस I/Y, और यही I/Z क्या हो जाता है? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का ही एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कैसे वैल्यू निकालते हैं, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सारा डिस्कशन मैंने उस वीडियो में किया हुआ है। तो ये है J पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली इसका क्या होगा, क्योंकि ये इसका डायमीटर दिया हुआ है, बार का डायमीटर ये दिए हुए हैं 50 mm और 25 mm। तो इसका मतलब ये कुछ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का I क्या होता है? I/X और I/Y सेम होता है। इसको क्या है? πd4/64 होता है। तो J क्या हो जाएगा? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालोगे J = तो πd4/32 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका और इसका डायमीटर चेंज है, तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ दोनों का चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें इस स्ट्रेन एनर्जी में टॉर्क, लेंथ और G सेम रहेंगी। बात समझ में आई? अब इसमें एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे टॉर्क एक और लगा होता, ध्यान से समझना, ये बहुत ही कम बच्चे जानते हैं। अगर यहाँ पे टॉर्क एक और अप्लाई किया होता इस शाफ्ट पे, तो आप इसकी स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते? तब क्या होता? इस बार पे तो टॉर्क T लगता। ध्यान से समझना, अगर ऐसी कोई कभी दोबारा आ जाए क्वेश्चन, तो ऐसे आता है कि कई बार पूछा गया है, शायद अगर नहीं पूछा गया तो ये आ भी सकता है। देखो ध्यान से समझो कि इस बार पे टॉर्क T लगेगा, लेकिन अब इस बार पे टॉर्क 2T लगेगा, क्योंकि ये दोनों टॉर्क ऐड हो जाएंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे एक्चुअली 2T लग रहा है जब यहाँ पे टॉर्क T लग रहा है, लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे टॉर्क T लग रहा है तो यहाँ पे भी टॉर्क सिंपली T ही लगेगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है तो यहाँ पे सिंपली क्या लगेगा? T। ध्यान से समझना, ये चीज़ें एक कॉन्सेप्ट है। अगर सिर्फ यहाँ पे टॉर्क T लग रहा है तो यहाँ पे भी टॉर्क T लगेगा, यहाँ पे भी टॉर्क T लगेगा जब आप स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे। लेकिन अगर यहाँ पे भी टॉर्क एक और लग रहा है तो यहाँ पे टॉर्क 2T हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस ये था। तीसरा केस ये है कि अगर मान लो स्टेप्ड शाफ्ट है और यहाँ पे टॉर्क T लग रहा है, यहाँ पे ना लग के यहाँ पे लग रहा है, तो क्या होगा? इसी बार पे टॉर्क T लगेगा, इस बार पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी सिर्फ यहीं पे निकलेगी, इस बार पे कोई टॉर्क अप्लाई नहीं होगा। तीनों केस समझ में आई? पहली केस ये कॉन्सेप्ट यही है भाई, यहाँ से क्वेश्चन फंसने के काफ़ी चांसेस रहते हैं और बहुत से बच्चे नहीं जानते। पहली बात, यहाँ पे टॉर्क T लग रहा है तो इसका मतलब हर जगह टॉर्क T लगेगा। अगर यहाँ पे टॉर्क एक और टॉर्क T लग रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे तो टॉर्क T लग रहा है, लेकिन यहाँ पे टॉर्क 2T लग जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ यहीं पे टॉर्क लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो सिर्फ यहीं पे टॉर्क लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो जो हम आप निकालते हैं कि डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये एंगल डिफ्लेक्शन क्या होता है? TL/GJ।
तो ये जो अगर आप इसको ए बी और सी लेते हैं पॉइंट, तो थीटा बी इज इक्वल टू थीटा सी हो जाता है। इसीलिए मतलब कि ये जो थीटा एक तरह से एंगल है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जब आप टॉर्क की इक्वेशन पढ़ते हैं ना, टी अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर, तो यहाँ से ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है यहाँ से टॉर्क की केस में, और जब लोड की केस में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस यहाँ से टॉर्क की जगह लोड लग जाएगा। जैसे लोड का कॉन्सेप्ट है, मान लो कोई लोड पी लग रहा है, एक्ट कर रहा है यहाँ पे पी, तो सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि यहाँ पे भी एक्ट क्या करेगा, यहाँ पे भी पी एक्ट करेगा और यहाँ पे भी क्या करेगा, पी एक्ट करेगा। समझ रहे हैं ध्यान से, यहाँ पे भी पी एक्ट करेगा, यहाँ पे भी पी एक्ट करेगा। ये भी यहाँ पे भी वही सेम केस है, और ये मूवमेंट की भी केस में होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर हो गई आपको चीज़ें कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, टी स्क्वायर एल अपॉन में 2GJ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क क्या लग रहा है, अब दोनों शाफ्ट का अलग अलग निकालोगे तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या आ जाएगी, टी। पहले में टॉर्क क्या लग रहा है, 10 न्यूटन मीटर, मैंने सारी केसेस बता दी हैं, 10 न्यूटन मीटर है, लेकिन आपको उसमें आंसर किस में देना है, एमएम में, इसलिए अच्छा होगा कि सारी यूनिट को आप एमएम में कन्वर्ट कर लो। तो इसको 10 पावर 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये 10 न्यूटन इंटू एमएम हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर दो तो टी स्क्वायर एल, क्योंकि फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, टी स्क्वायर एल अपॉन में 2GJ। हम सिर्फ इसी फॉर्मूले पे वैल्यूज़ रखते जा रहे हैं, बस यूनिट का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार यूनिट अगर आपको नहीं पता होती तो आपका आंसर गलत हो जाता है। अब एल कितना है, 100 mm, टी स्क्वायर एल अपॉन में 2G की वैल्यू क्या दी गई है, 80 गीगा पास्कल। 80 गीगा पास्कल का मतलब होता है, 80 गीगा पास्कल का क्या मतलब होता है, 80 इंटू 10 पर पावर 3 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहाँ पे हमने यूनिट एमएम में ले ली, इसलिए हम 80 इंटू 10 पर पावर 3 करेंगे। जी की वैल्यू, जे की वैल्यू अब बताओ, जे की वैल्यू मैंने बताई थी, जे की वैल्यू क्या होती है, πd4 अपॉन में 32। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। जब आपका क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि आपको डायमीटर दिए हुए हैं ये सारे 25 या 50 mm का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई डी क्या है, अब इसका पहले वाले का हम ले रहे हैं ना, π4 इंटू 32 प्लस में फिर से अब इस पे निकालेंगे, यहाँ पे भी टॉर्क क्या लग रहा है, 10 इंटू 10 पर पावर 3 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी है 100 अपॉन में कितना है 2 इंटू 80 इंटू 10 पर पावर 3 इंटू, अब इसका जे कितना निकलेगा, πd4, डी मतलब कि 25 इसका इंटू 32। जब आप इसको टोटल स्ट्रेन एनर्जी को निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करके, तो मुझे लगता है ये वैल्यू आपको ये मिलेगी 1.73 क्या, न्यूटन इंटू एमएम, क्योंकि आपने सारी चीज़ें एमएम में ली थी, इसलिए आपका सी आंसर सही होगा। अगर इसके बाद भी किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो वो मुझे कमेंट या कॉल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि रॉड ऑफ लेंथ एल, एक रॉड है आपके पास, रॉड ऑफ लेंथ एल, मान लो इसकी लेंथ एल है, ठीक, एंड डायमीटर डी, इसका जो डायमीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रॉड कहीं ना कहीं कुछ सर्कुलर रॉड होगी, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की रॉड होगी, जिसका जो डायमीटर है वो डी दिया हुआ है। इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड पी, इसको ढंग से देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में, ये गेट 2008 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक रॉड है, लेंथ एल रॉड है,
और इसका जो डायमीटर है क्रॉस सेक्शनल ये d है और इसकी जो लेंथ है ये l है। ठीक है, इस सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड P, एक टेंसाइल लोड P भी इस पे लग रहा है। Which of the following is sufficient to calculate the resulting change in diameter? जब भी चेंज इन डायमीटर की बात हो किसी भी रॉड में, किसी भी शेप में, किसी भी बार में, तो चेंज इन डायमीटर से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि पॉइजन रेशियो क्या होता है। पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन क्या मैंने बताई थी, अगर जो नहीं जानते हैं फिर से समझ लीजिए। पॉइजन रेशियो क्या होता है, जैसे कोई बार है आपके पास, इस बार को आपने खींचा तो इसमें कुछ एक्सियल स्ट्रेस आएगी, एक्सियल स्ट्रेस कुछ एक्सियल स्ट्रेन आएगी। इसका मतलब एक्सियली ये रॉड कुछ ना कुछ एक्सपेंड करेगी, लेकिन ये इसका डायमीटर भी कुछ ना कुछ कम होगा। जैसे एक तार है, कोई आप घर में पड़ी हुई इलेक्ट्रिक तार आप ले लो, सिंपली उसको आप खींचते हो तो उसकी लंबाई तो बढ़ती है लेकिन वो पतला होता जाता है, डायमीटर कम होता जाता है। तो वहाँ से निकल के आता है एक पॉइजन रेशियो टर्म। पॉइजन रेशियो को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है, डेल डी अपॉन में ओरिजिनल डायमीटर, मतलब चेंज इन डायमीटर, डायमीटर में जो चेंज हुआ अपॉन में ओरिजिनल डायमीटर, अपॉन में चेंज इन लेंथ, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ठीक, अब पॉइजन रेशियो को मॉड में ले लेते हैं ताकि ये मान लो कि चूंकि एक्सपेंशन को हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये डेल एल अपॉन एल एक्सपेंड हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन डेल डी अपॉन डी नेगेटिव आएगा क्योंकि डायमीटर कम हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं पॉइजन रेशियो नेगेटिव ना आए टोटल, तो इसलिए मॉड ले लेते हैं। तो ये कहीं कहीं सिर्फ पॉइजन रेशियो को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट कि वो नेगेटिव ना आए। सिंपल सा नेगेटिव टर्म का यही मतलब है। अब ये डेल डी अपॉन डी क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, डेल डी अपॉन चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये कह रहे हैं कि रिजल्टिंग चेंज इन डायमीटर, रिजल्टिंग चेंज इन डायमीटर का मतलब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। इसके लिए क्या क्या सफिशिएंट है निकालने के लिए, देखो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से तो अगर भाई हमें म्यू दे दिया गया है, मतलब कि पॉइजन रेशियो दे दिया गया है ऑप्शन सी में, तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए चेंज इन लेंथ पता होनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से तो भाई ये पूछ रहा है और ये डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लेकिन चेंज इन लेंथ नहीं दिया हुआ। अगर यही चेंज इन लेंथ भी दिया होता तो हम सिंपली आंसर सी कर सकते थे, पॉइजन रेशियो की वैल्यू दे देता तो हमें चेंज इन डायमीटर निकल सकता था। ठीक है, इसके लिए पहले ऑप्शन से चलते हैं, यंग्स मॉडुलस। देखो यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में कुछ रिलेशन भी मैंने बताया था, आई होप सो कि आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो फिर भी मैं बता देता हूं कि एक रिलेशन है E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू और E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ये रिलेशन था, दो रिलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये हैं E आपको पता है यंग्स मॉडुलस है, G पता है शेयर मॉडुलस है, K पता है बल्क मॉडुलस है और म्यू पता है पॉइजन रेशियो। ठीक है, इन सब में रिलेशन है। अब इस रिलेशन के आधार पर अगर ये कह रहे हैं कि यंग्स मॉडुलस आपको दे दिया गया है तो क्या आप चेंज इन डायमीटर निकाल सकते हैं। देखो यंग्स मॉडुलस से क्या क्या निकल सकता है, यंग्स मॉडुलस आपको दिया गया है तो पॉइजन रेशियो भी दिया होना चाहिए कम से कम, तब जाके आप कुछ ना कुछ दिमाग लगा सकते हैं। मान लो आपको निकालना है यंग्स मॉडुलस से, तो यंग्स मॉडुलस से ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकल सकता है, यंग्स मॉडुलस से ये निकल सकता है कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E होता है और सिग्मा क्या होता है P बाई A अपॉन में डेल L अपॉन में L। यहाँ पे क्या होगा, ए तो निकल सकता है एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, P भी दिया हुआ है, इसका मतलब स्ट्रेस की वैल्यू निकल सकती है।
लेकिन फिर से वही बात आती है कि चेंज इन लेंथ नहीं दिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ भी दिया हुआ है, तो यंग्स मॉडुलस सफिशिएंट नहीं दिख रहा है हमें डेल डी निकालने के लिए, क्योंकि हर बार बात फंस रही है डेल एल पे। ये शेयर मॉडुलस से भी आपको नहीं निकलेगा। शेयर मॉडुलस अगर आप निकालेंगे, शेयर मॉडुलस दिया होगा तो फिर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, और पॉइजन रेशियो भी दिया होना चाहिए। और हमने तीसरा टर्म डिस्कस कर लिया था, इसका मतलब लास्ट ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन कैसे सही होना चाहिए मुझे बताओ कि ये क्या कह रहे हैं चौथा ऑप्शन कि बोथ यंग्स मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस अगर दोनों दिया है तो आप चेंज इन डायमीटर निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास है। कैसे निकालेंगे कि अगर मान लो यंग्स मॉडुलस आपको दिया हुआ है ये ई की वैल्यू, और शेयर मॉडुलस दिया हुआ है जी की वैल्यू, तो क्या इस फॉर्मूले से आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से म्यू की वैल्यू मान लो कुछ आ गई, आपके पास म्यू की वैल्यू पता हो गई, लेकिन म्यू की वैल्यू तो आपको थर्ड ऑप्शन में भी मिल रही थी, तो आप इतना ज़्यादा नाटक करने की क्या ज़रूरत है? ई और जी निकाल के उसके बाद म्यू की वैल्यू। लेकिन सबसे दिमाग लगाने वाली बात यह है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया है ये। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि अगर पॉइजन रेशियो दिया गया है भाई, तो इसका मतलब सीधा सी ऑप्शन सही है, और पॉइजन रेशियो दिया है तो डेल डी हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि बोथ यंग्स मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस दोनों दिया होना चाहिए। उससे क्या पता चलेगा कि यंग्स मॉडुलस शेयर मॉडुलस से पहली बात तो म्यू निकल गया, तो आपका म्यू की वैल्यू आ गई। आपसे लेंथ क्या दिया है? ये दिया है, ये क्या नाम, लेंथ की वैल्यू दी हुई है, डायमीटर की वैल्यू दी गई है, ये पूछ रहा है। अब लेकिन डेल एल की बात यहाँ पे फिर फंसती है। अब डेल एल निकालने का तरीका यहाँ पे है इस ऑप्शन में, लेकिन उन ऑप्शंस में नहीं था। डेल एल कैसे निकाल सकते हैं? क्या होता है? E इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, चूंकि यंग्स मॉडुलस दिया रहेगा आपको, यंग्स मॉडुलस से आप सिग्मा अपॉन ई निकाल सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन निकाल सकते हैं। P की वैल्यू दी हुई है, एरिया आप निकाल सकते हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता होगा जब डायमीटर दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, पाई आर स्क्वायर। अब इसी पाई आर स्क्वायर को भी एरिया निकाल सकते हो। आर इज इक्वल टू क्या होता है? d/2, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4, पाई/4 डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया यहाँ से निकल सकता है, एरिया निकल सकता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू निकल सकती है स्ट्रेस की टोटल। और लेंथ दी हुई है आपको, इसकी लेंथ दी हुई है। आप डेल एल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यहाँ से जब ई की भी वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब यहाँ से डेल एल आपकी वैल्यू निकल गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन डी सही होगा। मतलब कि बहुत ही बेहतरीन, मुझे अभी तक के जब तक जो मैं क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें से सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मुझे यही लगता है कि यहाँ पे चीज़ें कितना छोटी छोटी चीज़ों पे डिस्कशन है कि भाई डेल एल नहीं दिया हुआ है तो आप म्यू दे करके भी नहीं निकाल सकते, चेंज इन लेंथ नहीं निकाल सकते। चेंज इन लेंथ निकालने के लिए यंग्स मॉडुलस दिया होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस से ऐसे ऐसे आप चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। अगर कोई किसी को डाउट हो तो इसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a solid steel cube constrained on all 6 faces। क्यूब क्या होता है? सॉलिड क्यूब कुछ ऐसा बना होता है, कुछ ऐसी शेप इसकी होती है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम इसको, इसका ये एक्स एक्सिस है, इसका ये वाई एक्सिस है, और इसका ये जेड एक्सिस है, मान लो एक सॉलिड स्टील क्यूब है जो कह रहे हैं कि कंस्ट्रेंड ऑन ऑल 6 फेसेस। इसमें फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं, 1 2 3, उसके पीछे 4, नीचे 5 और इस साइड 6 फेसेस होते हैं। और ये कह रहे हैं 6 के 6 फेसेस क्या हैं? कंस्ट्रेंड है। कंस्ट्रेंड का क्या मतलब हुआ कि फिक्स किए गए हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी फेसेस हैं इसके, ये सारे फेसेस क्या हैं? फिक्स किए गए हैं। अब कह रहे हैं कि ऑन ऑल 6 फेसेस फिक्स है, कंस्ट्रेंट इज हीटेड टू
दैट द टेम्परेचर राइज यूनिफॉर्मली बाई डेल टी। इसका जो टेम्परेचर राइज किया गया है वो डेल टी से इसका पूरा का पूरा टेम्परेचर राइज किया जा रहा है यूनिफॉर्मली। ठीक है, राइज यूनिफॉर्मली बाई डेल टी, मतलब कि इसको कुछ डेल टी से पूरे फेसेस, पूरा बॉडी को डेल टी से आप टेम्परेचर राइज कर रहे हैं इसका, लेकिन 6 वो फेस जो हैं वो फिक्स हैं। इफ़ द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल इज अल्फा, ठीक है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया था कि इसमें यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर राइज की जैसे ही बात आई आपकी समझ में एक बात आ गई होगी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आने वाला है। थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज डेल टी हो गया और थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कुछ भी अल्फा हो गया। यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है ई, देखो ध्यान से समझो, कंस्ट्रेंड किया गया, उसके बाद डेल टी दिया गया और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो भी है अल्फा कर दिया गया और यंग्स मॉडुलस भी दिया गया है। पॉइजन रेशियो इज न्यू, यहाँ पे पॉइजन रेशियो का सिर्फ नोटेशन चेंज किया गया है। नॉर्मली हम पॉइजन रेशियो को म्यू से समझते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू दे दिया गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से बच्चे इससे भी परेशान हो जाते हैं कि नोटेशन चेंज कर दिया गया है। भाई गेट वो न्यू की जगह कुछ और दे देता, ए दे देता, बी दे देता, कुछ भी दे सकता है। उन्होंने बता दिया ना कि पॉइजन रेशियो न्यू से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो बस इतना सफिशिएंट है। देन द थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द क्यूब ड्यू टू हीटिंग, कह रहे हैं कि क्यूब में जब हम हीटिंग कर रहे हैं डेल टी टेम्परेचर से, तो फिर इसमें थर्मल स्ट्रेस कितनी होगी, इस क्यूब में कितनी थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड होगी। ठीक है, मुझे बताओ कि जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, सब में कुछ ना कुछ स्ट्रेस आएगी। तीनों डायरेक्शन अगर फिक्स हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस फिक्स हैं एक्सिस, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड होगा कि नहीं होगा। अब ये सारी स्ट्रेसेस क्या है, थर्मल स्ट्रेसेस, सिग्मा थर्मल स्ट्रेस यहाँ पे, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस की ही बात हो रही है। ये सारी स्ट्रेसेस बराबर होंगी क्योंकि सारे फेसेस फिक्स किए गए हैं। अब स्ट्रेस की बात क्यों आई, क्योंकि फेस फिक्स है। अगर यही फेस फिक्स नहीं होता तो स्ट्रेस आती नहीं आती। जिस फेस को फिक्स किया जाता, जब मान लो कि एक्स एक्सिस को फिक्स कर दिया जाता तो एक्स एक्सिस में स्ट्रेस आती, वाई और जेड एक्सिस में स्ट्रेस नहीं आती। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें कई बार ऑप्शन ऐसे सेम क्वेश्चन दे देगा और आपको दे देगा कि भाई ये सारी जो क्यूब है ये फिक्स नहीं है किसी तरह से। अब यहाँ पे ऑप्शन 0 दे देगा और भी ऑप्शन दे देगा, तो ऐसा नहीं कि फिर वहाँ पे आप निकालने लग जाइएगा इस कॉन्सेप्ट से। जब फिक्स ही नहीं है तो 0 है स्ट्रेस, बात खत्म, थर्मल स्ट्रेस 0 हो जाएगी। थर्मल स्ट्रेस पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए ज़रूरी है। सारे फेस फिक्स कर दिए गए हैं तो सारे फेस पे स्ट्रेस सेम होगी। अब ध्यान से समझो, थर्मल स्ट्रेस मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, थर्मल स्ट्रेस हमेशा कंप्रेसिव नेचर में होती है। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों फेस फिक्स कर दिए गए हैं, अब एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे ही इसका एक्सपेंशन होगा तो ऑब्वियसली इधर से कुछ दबाव पड़ेगा ना, इस पर प्रेशर पड़ेगा, इसकी वजह से ये कंप्रेशन में होती है। हमेशा थर्मल स्ट्रेस कंप्रेशन में होती है, इसलिए इसको नेगेटिव से भी शो करते हैं। अब मुझे बताओ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में स्ट्रेन भी सेम होगी, स्ट्रेस सेम है तो स्ट्रेन भी सेम होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर फिक्स है तो स्ट्रेन नहीं होगी, स्ट्रेन तो होगी, स्ट्रेन तो होनी ही चाहिए, तभी तो स्ट्रेस आती है, स्ट्रेन की ही वजह से तो स्ट्रेस आती है। अगर स्ट्रेन ही नहीं आएगी तो स्ट्रेस कहाँ से आएगी। कुछ बच्चों में ये भी डाउट होता है कि भाई अगर फिक्स है तो उसमें कोई ना कोई कुछ डिफॉर्मेशन ही नहीं होगा, और डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो स्ट्रेन नहीं आएगी, स्ट्रेन तो 0 हो जानी चाहिए। लेकिन जब स्ट्रेन ही नहीं आएगी तो स्ट्रेस कहाँ से आएगी, क्योंकि स्ट्रेन जो है इनपुट है, स्ट्रेस आउटपुट है। स्ट्रेन पहले आता है, स्ट्रेस बाद में आती है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। स्ट्रेन आती है, वो कंप्रेसिव नेचर में आएगी, समझ रहे हैं। जब एक्सपेंशन हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ, जब मतलब कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपने फिक्स कर दिया है, तो वो कंप्रेस करेगा। इमेजिन करके देखना, वो कंप्रेस करेगा उसको, और सारी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब सारी डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस या स्ट्रेन ही आएगी। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में सेम ही होगा।
मुझे बताओ कि x डायरेक्शन में स्ट्रेन कितनी होगी। आप नॉर्मली स्ट्रेन बढ़ते हैं, नॉर्मली स्ट्रेन क्या होती है, अगर आप x डायरेक्शन में निकाल रहे हैं किसी 3D बॉडी में, तो उसका क्या होता है सिग्मा x अपॉन में e माइनस म्यू सिग्मा y अपॉन में e माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन में e। ठीक, यहाँ से अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर इसको लिख देता हूँ, ये चीज़ें ऑप्शंस रहने देते हैं, बाकी इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया कि थर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है भाई, सिंपल सा। मुझे बताओ कि एक फॉर्मूला है, ये 2012 का क्वेश्चन है गेट का। अगर आपके पास कोई बॉडी दी हुई है, मान लो ये बार ही दिया हुआ है, सिंपल कुछ भी दिया हुआ, अगर भाई एक्स एक्सिस में स्ट्रेन निकालनी है तो कैसे निकालते हो, इसका फॉर्मूला है, ये भी याद रख लेना, ये भूलना नहीं। स्ट्रेन जब भी बात करें एक्स एक्सिस में, अगर वो 3D बॉडी है तो क्या करेंगे, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। ऐसे ही अगर वाई एक्सिस में निकालना है तो सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। सेम ऐसे ही जेड एक्सिस में अगर निकालना है तो सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई। ये याद रखना हमेशा। आता कहाँ से है, मान लो ये बॉडी है आपकी, एक्स एक्सिस में कोई लोड लगा है P, तो एक्स एक्सिस में कुछ ना कुछ स्ट्रेन आएगी। वो स्ट्रेन कैसे निकाल सकते हो, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस होता है। अगर सिर्फ स्ट्रेन निकालनी है तो क्या निकाल सकते हो, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में यंग्स मॉडुलस। लेकिन ये कब, जब किसी डायरेक्शन में एक्सियल लोड लग रहा है तो। लेकिन जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके लेटरल स्ट्रेन भी तो कुछ होती है, और वो लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, लेटरल स्ट्रेन होती है म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। भाई पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। जिस वक्त यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन हो रही थी, जिस वक्त यहाँ पे एक्स एक्सिस की, जब हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिस वक्त एक्स एक्सिस में लेटरल स्ट्रेन हो रही थी उस वक्त, सॉरी ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हो रही थी, उस वक्त लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव थी क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा था। लेकिन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में कुछ ना कुछ कंट्रैक्शन भी हो रहा था, वो कम हो रहा था उसका डायमीटर। तो ये हो जाएगी, दोनों हमने यहाँ से लेटरल स्ट्रेन को कम कर दिया है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। वाई एक्सिस में लेटरल स्ट्रेन कैसे निकालोगे, अगर मान लो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में एक्सपेंशन हो रहा है तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगी, लेटरल स्ट्रेन का मतलब कि म्यू इंटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब म्यू इंटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन यही तो है, ये लॉन्जिट्यूडनल सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा वाई अपॉन ई। समझ में आई बात, कि अगर कोई बॉडी में अगर एक तरफ लेटरल स्ट्रेन हो, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हो रही है, तो बाकी दोनों एक्सिस में, अगर वो 3D बॉडी है तो लेटरल स्ट्रेन हो रही होगी। और वो लेटरल स्ट्रेन नेगेटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि वो कंप्रेसिव में हो रही होगी, कम हो रही होगी। लॉन्जिट्यूडनल एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है, वो कम हो रही है, इसलिए ये फॉर्मूला ऐसे होता है। एक्स एक्सिस के बाद, एक्स एक्सिस में अगर निकालना स्ट्रेन तो ऐसे निकालेंगे, वाई एक्सिस में ऐसे, और जेड एक्सिस में कुछ ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना। अब हम निकालते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, हम x और y और z कोई एक्सिस ले सकते हैं क्योंकि सारे एक्सिस, सारे फेसेस फिक्स हैं। तो x एक्सिस में अगर आपको निकालनी है स्ट्रेन तो कैसे निकलेगी, सिग्मा x अपॉन में e माइनस म्यू सिग्मा y अपॉन में e माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन में e। ऐसे ही कुछ होगा। ठीक, अब मुझे बताओ x एक्सिस में जो आपकी स्ट्रेन आएगी, थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन कितनी होती है, थर्मल स्ट्रेस क्या होती थी, ई अल्फा डेल टी। थर्मल स्ट्रेन क्या होती है, अल्फा डेल टी। मैंने बताया था थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला, मैंने ये भी बताया था कि ये फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। थर्मल स्ट्रेन क्या होगी,
अल्फा डेल टी, क्योंकि अल्फा दिया हुआ है, डेल टी भी दिया हुआ है, लेकिन किस चीज़ में होगी? नेगेटिव होगी। एक्स एक्सिस में जब भी थर्मल स्ट्रेन होगी वो कुछ ना कुछ कंप्रेशन हो रहा होगा, वहाँ पे नेगेटिव आएगी। अब सिग्मा एक्स अपॉन में ई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, मैंने कहा यहाँ पे सारी इक्वल है, तो इसको आप सिग्मा थर्मल भी लिख सकते हो या सिग्मा लिख दो, सिग्मा थर्मल लिख सकते हो। फिर सिग्मा थर्मल अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा थर्मल अपॉन में ई, माइनस म्यू सिग्मा थर्मल अपॉन में ई, माइनस म्यू सिग्मा थर्मल दोनों कॉमन है, तो इसको आप लिख सकते हो सिग्मा थर्मल अपॉन में ई माइनस 2 म्यू सिग्मा थर्मल अपॉन में ई। अब यहाँ पे सिग्मा थर्मल अपॉन में ई अगर आप कॉमन ले लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 म्यू, ये आ जाएगा, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा डेल टी। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालना क्या है? सिग्मा थर्मल। क्वेश्चन में यही पूछा था, तो सिग्मा थर्मल क्या निकल के आएगा यहाँ से? अगर आप सॉल्व करते हो तो सिग्मा थर्मल जो निकल के आएगा, सिग्मा थर्मल निकल के आएगा माइनस ई अल्फा डेल टी अपॉन में 1 माइनस 2 म्यू। अब यहाँ पे इन्होंने कहा म्यू नहीं, हमको न्यू लिख के दिखाओ, क्योंकि हमने बताया था पॉइजन रेशियो न्यू है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन अगर आप मैच करोगे तो ई अल्फा डेल टी अपॉन में 1 माइनस 2 म्यू नेगेटिव में, ये क्या आई? ऑप्शन ए आपका इस हिसाब से सही होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आज भी कई तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें क्या करेंगे? एक ही फेस फिक्स कर देंगे, दूसरा बाकी वाई और जेड डायरेक्शन को फ्री कर देते हैं, या फिर कोई भी फेस यहाँ पे फिक्स करके कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सिंपली आपको दो ही चीज़ें याद होनी चाहिए कि जिस फेस को उन्होंने फिक्स कर दिया है वहाँ पे स्ट्रेन कितनी निकलेगी, और जिस फेस को नहीं फिक्स किया है वहाँ पे स्ट्रेन क्या होगी। ठीक है, जो फेस फिक्स है वहाँ पे स्ट्रेस भी होगी और स्ट्रेन भी होगी, लेकिन जो फेस फिक्स नहीं है वहाँ पे स्ट्रेन तो होगी लेकिन स्ट्रेस नहीं होगी। तो ध्यान रखना वहाँ पे स्ट्रेस 0 हो जाएंगी। जैसे मान लो एक आधा केस और ले लेते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास 3D बॉडी है, यही फेसेस थे सारे, ये ठीक, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। क्वेश्चन अभी तक आपने क्या पढ़ा कि दो एक्सिस इसके तीनों एक्सिस जो है फिक्स थे, तीनों फेसेस फिक्स थे। ये क्यूब था, मान लो हमने कह दिया कि भाई देखो इसका सिर्फ एक्स एक्सिस फिक्स कर दो, सिर्फ एक्स एक्सिस फिक्स कर दो। अब बताओ मुझे इसमें स्ट्रेस कितनी डेवलप्ड होगी? सिग्मा एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स एक्सिस ही सिग्मा एक्स ही इसमें डेवलप्ड होगी, क्योंकि वाई और जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? मैंने थर्मल स्ट्रेस की केस बताई थी कि जो फेस फिक्स होगा वहीं पे थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड होगी, बाकी फेसेस पे स्ट्रेस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब मान लो एक्स एक्सिस में स्ट्रेन पूछ लिया उन्होंने, स्ट्रेन कैसे निकालोगे? क्योंकि अब मान लो कि एक्स एक्सिस में स्ट्रेन पूछा, अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में स्ट्रेन डिफरेंट होंगी। तो मान लो एक्स एक्सिस में स्ट्रेन उन्होंने पूछ लिया, तो एक्स एक्सिस में स्ट्रेन कितनी हो जाएगी? मैंने क्या बताया था? सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई। सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लो। एक्स एक्सिस में चूंकि फिक्स है तो इसका मतलब यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगी, ये स्ट्रेन क्या आएगी? माइनस अल्फा डेल टी। अब मुझे बताओ कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में तो वैसे भी स्ट्रेसेस 0 है, वाई एक्सिस में स्ट्रेस 0 है और जेड एक्सिस में भी स्ट्रेस 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म तो वैसे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, जब एक्स फेस फिक्स किया गया है, जब
एक फेस, दो फेस फिक्स किया गया है एक्स एक्सिस वाला, एक इधर से फिक्स किया गया है, एक इधर वाला भी फिक्स किया गया होगा। ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा इमेजिन कर लेना इसको 3D बॉडी में, तो समझ में आएगी चीज़ें। ये कुछ ऐसा रहा होगा, ये वाला फेस भी फिक्स हुआ होगा, सिर्फ एक्स फेस फिक्स किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जीरो हो गया। तो यहाँ पे अगर सिग्मा एक्स को हम सिग्मा थर्मल स्ट्रेस बोल देते हैं, सिग्मा थर्मल स्ट्रेस, तो सिग्मा थर्मल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी यहाँ पे निकल के आएगी -E अल्फा डेल टी। सिंपल, वही फॉर्मूला हमारा। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि कंप्रेसिव इन नेचर। अब यहाँ पे चीज़ें देखो, हमें सारी चीज़ें निकल के आ गई ना। स्ट्रेन स्ट्रेस कैसे निकलेगी, ये सारी चीज़ें एक्स एक्सिस में भी स्ट्रेन आएगी, वाई एक्सिस में भी स्ट्रेन आएगी। अब मान लो एक फेस फिक्स कर दिया हमने, दो फेस फिक्स कर दिया। अब मैं सारी केसेस इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। मान लो अब हमने ऊपर का भी फेस फिक्स कर दिया और नीचे का भी फेस फिक्स कर दिया, 4 फेस फिक्स कर दिए। इसके 6 फेस होते हैं। मैंने पहले क्या किया, एक एक्स एक्सिस का फेस फिक्स कर दिया था। अब क्या किया है, एक्स और वाई एक्सिस फिक्स कर दिया है, जेड एक्सिस हमने फ्री कर दिया है। अब मुझे बताओ, सिंपल सा अपना फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला मैंने बेसिक रूल क्या बताया था कि ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई। सेम फॉर सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई। यही ई जेड इज इक्वल टू सिग्मा जेड अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई। ये आपको एक्स और वाई और जेड एक्सिस में स्ट्रेन निकालने का तरीका है। ठीक है, ये तरीका आपको भूलना नहीं है, यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है सब बॉडीज़ के लिए। ये आपको थिन प्रेशर वेसल्स में भी आएगा, उसमें भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया, मान लो कि कुछ भी पूछ लिया कि एक्स एक्सिस में स्ट्रेन कितनी होगी, वाई एक्सिस में स्ट्रेन कितनी होगी, या जेड एक्सिस में स्ट्रेस कितनी होगी, कुछ भी निकालना हो, एक्स वाई जेड एक्सिस में स्ट्रेन आपको पता है, और जब स्ट्रेन की वैल्यूज़ आप रखेंगे तो स्ट्रेस आपको निकल के आ जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है कि इस बॉडी में तीनों हमने डिस्कशन कर लिया है। आप अपने हिसाब से इसको निकालोगे तो अपने आप निकल आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसमें डिस्कशन करूंगा। एक फेस फिक्स कर दिया मैंने, एक एक्सिस का, 2 एक्सिस का फेस फिक्स कर दिया, और तीनों फेस फिक्स करके क्वेश्चन ही था ये। ठीक है, देखो आज का चौथा क्वेश्चन ये है कि रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक लेंथ L है इसकी, एक रॉड थी और उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने बार बार बताया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ऐसा रहा होगा। ना, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाला एरिया यूनिफॉर्म है इसका, पूरी रॉड का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस ए कह रहे हैं कि ये जो एरिया है ये ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स P। एरिया क्या था, A था, टेंसाइल फोर्स क्या है, P है। ये कह रहे हैं कि कुछ टेंसाइल फोर्स P से सब्जेक्टेड है ये एरिया, एज शोन इन द फिगर बिलो, जो कि फिगर में दिया हुआ है। अब कह रहे हैं इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज वेरीज लीनियरली वेरीज फ्रॉम E1 टू E2। कह रहे हैं कि इस बॉडी का जो है यंग्स मॉडुलस प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, सिग्मा अपॉन में E। कह रहे हैं कि ये जो यंग्स मॉडुलस है, ये मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, ये E1 टू E2 वेरी कर रही है लीनियरली, कुछ चेंज हो रही है। जैसे कि मान लो कुछ ऐसे चेंज हो रही है, ये मान लो ये रेफरेंस पॉइंट था, ये कुछ ऐसे लीनियरली वेरीज कर रही है। ठीक है, अलोंग द लेंथ के अलोंग, मान लो इसकी लेंथ L थी, ऑफ द रॉड द नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड एट द सेक्शन SS। एक सेक्शन इन्होंने दे दिया SS सेक्शन, इस सेक्शन पे स्ट्रेस कितनी होगी। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये पूछा कब गया था, ये गेट 2013 का क्वेश्चन है।
1 नंबर का आया होगा ऑब्वियसली, ये आया था गेट 2013 में। वन मार्क्स का क्वेश्चन है ये। देखो इस क्वेश्चन में जो बच्चा ज़्यादा दिमाग लगाने वाला होगा वो आंसर गलत कर देगा, और जिसको सिंपल सा एक बात पता होगी कि एक्सियल स्ट्रेस, जो नॉर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, मुझे बता दो। नॉर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब हुआ कि हमें भाई लोड पता होना चाहिए और एरिया पता होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या इसमें यंग्स मॉडुलस का कोई रोल आ रहा है कि भाई यंग्स मॉडुलस इसका जो है चेंज हो रहा है E1 to E2, और हमारी स्ट्रेस में यंग्स मॉडुलस का कोई रोल आता हो? मुझे लगता है जो स्ट्रेस की डेफिनेशन है वो क्लियर है कि फोर्स पर यूनिट एरिया ही आपकी स्ट्रेस होती है, वहाँ पे यंग्स मॉडुलस का कोई रोल ही नहीं है। अब जो बच्चा यंग्स मॉडुलस को लेके E1 to E2 ज़्यादा दिमाग लगाएगा वो इन तीनों ऑप्शन में परेशान रहेगा। और लेकिन जिस बच्चे को एकदम क्लियर है कि भाई मैं बेसिक से पढ़ा हूँ कि स्ट्रेस जो होती है, जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है, वो सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, और इस बॉडी में रेजिस्टेंस फोर्स भी सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। तो हमें क्या मतलब है कि इसका यंग्स मॉडुलस चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है? वो बच्चा क्या करेगा? ऑप्शन ए सही करके आएगा, और 1 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा सोचने वाले गलत करके आएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार सिंपल मेथड पे पूछ लिया जाता है और आप उसको भी गलत करके चले आते हैं। ठीक है, आज का 5वां क्वेश्चन क्या है कि कह रहे हैं 2 थ्रेडेड बोल्ट्स A एंड B। 2 बोल्ट हैं आपके पास। बोल्ट कैसे हैं? थ्रेडेड है। बोल्ट कैसे बनाते हैं आप? कुछ ऐसे। कह रहे हैं कि ये 2 बोल्ट हैं आपके पास A और B। ठीक, क्वेश्चन जैसा कहता जाए वैसा आपको करते चलना है। 2 थ्रेडेड बोल्ट्स A एंड B ऑफ सेम मटेरियल। मटेरियल सेम है तो इसका मतलब कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। प्रॉपर्टीज कौन सी? E, G, K, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये सेम होंगी। इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी। ठीक, इसमें म्यू भी आता है। कह रहे हैं कि सेम मटेरियल एंड लेंथ, इसका मतलब कि लेंथ भी सेम है। इसकी लेंथ अगर L है तो इसकी भी लेंथ जो है L। आर सब्जेक्टेड टू आइडेंटिकल टेंसाइल लोड, मतलब कि सेम टेंसाइल लोड भी लग रहा है। कि मान लो इस पे लोड P लग रहा था तो इस पे भी लोड क्या लग रहा है? P लग रहा है। ऑब्वियसली अगर इधर लोड P लग रहा होगा तो इधर भी लग रहा होगा P, या फिर इधर फिक्स किया गया होगा, तभी रेजिस्टेंस का कुछ बात आ सकती है। क्यों? क्योंकि इफ द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बोल्ट A इज 4 times दैट ऑफ बोल्ट B। इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी तो तभी आ सकती है जब दोनों तरफ फिक्स हो या दोनों तरफ लोड लग रहा हो, उसमें स्ट्रेनिंग हो रही हो, स्ट्रेन एनर्जी है वो। तो ये कह रहे हैं कि अगर भाई ये जो बोल्ट A में स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी इन बोल्ट A इज इक्वल टू 4 times ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन बोल्ट B। क्या है? इफ द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बोल्ट A इज 4 times दैट ऑफ बोल्ट B, मतलब कि जो स्ट्रेन एनर्जी A में है वो 4 times B के है। अगर ऐसा है तो मुझे ये बता दो कि द मीन डायमीटर ऑफ बोल्ट A इज द मीन डायमीटर ऑफ बोल्ट A इज 12 mm, द मीन डायमीटर ऑफ बोल्ट B कितना होगा? कि मतलब मीन डायमीटर क्या होता है? बोल्ट जो होता है हमेशा थ्रेडेड होता है। आप देखना ये बोल्ट जो होते हैं ये थ्रेड, इसमें थ्रेड्स बने होते हैं। तो ये जो बाहर का डायमीटर होता है ना, थ्रेडेड डायमीटर होता है। थ्रेडेड डायमीटर कौन सा?
ध्यान से समझना, थ्रेडेड डायमीटर अगर हम लेते हैं तो ये वाला डायमीटर लेते हैं, यहाँ तक पूरा डायमीटर इसका। लेकिन जो मीन डायमीटर है वो यही डायमीटर है, बेस डायमीटर, जहाँ से थ्रेड बनता है, ये बेस वाला डायमीटर, ये मीन डायमीटर है। तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, बोल्ट ए आपका ये था, बोल्ट बी आपका ये था, और हमने क्या कह दिया कि स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बी, और मीन डायमीटर ऑफ ए भी दिया हुआ है, मतलब कि डी डायमीटर ऑफ ए जो दिया हुआ है 12 mm दिया हुआ है। तो हमको बता दो कि डायमीटर ऑफ बी कितना होगा, इस हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि अगर एक्सियल लोडिंग लग रही है और हर जगह P सेम हो तो उस स्ट्रेन एनर्जी उसकी क्या होती है, U इज इक्वल टू P² L अपॉन में 2EA होता है। ये होता है आपका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला। स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड हमने कितना डिस्कशन किया हुआ है, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब स्ट्रेन एनर्जी को इक्वल करते हैं। मैं इसको सारी चीज़ें रफ कर देता हूं, आंसर आपके पास रह जाएगा। अगर आप इसको रफ 2013 में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 10 सेकंड से ज़्यादा आपको लगना नहीं चाहिए इसका आंसर देने में। क्यों? क्योंकि P पता है, L पता है, E पता है, A पता है। ठीक है, एरिया से आप डायमीटर निकाल लेंगे। तो मुझे बताओ कि अगर मैं UA इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ UB करूँ तो UA क्या होता है, P² L अपॉन में 2EA इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P², दोनों में P L भी सेम है, अपॉन 2E, मतलब कि मटेरियल भी सेम है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज इसका मतलब सेम होंगी। इसका मतलब सिर्फ एरिया में डिफरेंस होने वाला है। देखो ध्यान से समझो कि जो ये बोल्ट ए था इसका एरिया, बोल्ट बी था इसका एरिया, ये बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर बाकी सारी चीज़ें सेम है तो P² से P² कटेगा, L से L कटेगा, E से E कटेगा और 2 से 2 भी कटेगा। रिलेशन क्या निकल के आया आपके पास कि AB इज इक्वल टू एरिया ऑफ बोल्ट B इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बोल्ट A। ठीक, अब एरिया ऑफ बोल्ट B कितना होता है, π/4 d² ऑफ B का डायमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू π/4 डायमीटर ऑफ A का होल स्क्वायर और बोल्ट A का डायमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब π/4 से π/4 भी कट जाएगा। और ध्यान से समझो कि डायमीटर ऑफ A दिया हुआ है, यहाँ पे डायमीटर ऑफ A कितना दिया हुआ है, 12 mm, और डायमीटर ऑफ B पूछ रहा है। तो डायमीटर ऑफ A अगर दिया हुआ है तो 4 इंटू 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, और उसके बाद DA का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो 12 बराबर में 144 इंटू 4 कितना होगा, DA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144 इंटू 4 कितना आएगा, ये जो होगा ये क्या आएगा 576, और इसका क्या आंसर आ जाएगा 24 mm। इसका मतलब जो बोल्ट A का डायमीटर होगा, नहीं बोल्ट A का तो दिया हुआ था ना, ये DB है, DB डायमीटर ऑफ B, ये डायमीटर ऑफ B है। तो डायमीटर ऑफ B का जो वैल्यू होगी वो निकल के आएगी 24 mm। ठीक है, ये 24 mm का मतलब आपका ऑप्शन B सही है। तो ध्यान से चीज़ें करोगे तो आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको मुश्किल हो रही है तो इसका मतलब आपने बेसिक से चीज़ें पढ़ा नहीं है। बेसिक को ढंग से मजबूत कीजिए और चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसके लिए मैंने हर चीज़ों का वीडियो बनाया हुआ है, स्ट्रेन एनर्जी से लेकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हर एक चीज़ें डिस्कस किया है हमने। जैसे ही इसका 30 क्वेश्चन हम क्रॉस करेंगे, अभी 15 क्वेश्चन था ये, 30 क्वेश्चन जैसे ही क्रॉस करेंगे हम मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है।